नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और फ्लेवर ऑफ द सीजन, मोदी जी का अमेरिका दौरा, मोदीज अमेरिका विजिट। और आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए अंकित शाह जी। आपका स्वागत है अंकित जी। नमस्ते। तो मोदी जी के विजिट की बात तो बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन आज तो हमने देखा कि कांग्रेस में जब उनका एड्रेस हो रहा था तो वो जो कांग्रेस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सेनेटर्स थे वो भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। और बाद में तो वंदे मातरम भी बोला गया, भारत माता की जय भी बोला गया। ये क्या हो रहा है? ये अमेरिका जो है वो इंडिया में मर्ज होना चाहता है, क्या करना चाहता है? तो इसके पीछे बहुत बैकग्राउंड है, जो जियोपॉलिटिकल बड़े चेंजेस चल रहे हैं दुनिया में। इसका रीजन ये है कि ये सब हो पा रहा है। आपने अगर कुछ ही महीने पीछे हम चलते हैं तो हमने जैसे देखा कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट की जब बात आई कि उनको इनविटेशन मिला है, तो आपने पाया होगा कि 2-3 महीने तक पिन ड्रॉप साइलेंस था। नो ऑफिशियल कंफर्म, नो जी हाँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन, जी जी। ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया कि वो जाने वाले हैं। और जितनी भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के आप अगर फोरम्स में जाएं, कहीं भी बात करें, तो हर जगह डिस्कशन चल रहा था कि क्या क्या हो सकता है एजेंडा, ये वो। तो हर जगह मैं जाके पूछता था कि कंफर्मेशन मिली है कि वो जाने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि बहुत ही क्लियर था कि जब तक कोई भी डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला अगर एलिमेंट नहीं दिखाई देता है जी तो हाँ। वो नहीं जाएंगे। ये मेरी समझ थी। तो ओके। जब तक वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कंपोनेंट नहीं दिखेगा तब तक कोई कंफर्मेशन आना नहीं था। इसके चलते आपने देखा कि कैसे ऑस्टिन लॉयड को बुलाया गया, फिर उनके एनएसए आए, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई, डील्स फाइनल हो गई, उसके बाद जो है अब ये विजिट हो पाई। तो उसका कंफर्मेशन बहुत लेट से आया, ऑफिशियली विजिट का। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ है, ब्लिंकन जो है वो सबसे पहले सऊदी अरेबिया गए, और बहुत ही शॉकिंग हमने पाया कि एयरपोर्ट पे कोई कारपेट नहीं है, और जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए अगर ऑफिशियल इनविटेशन था तो वो प्रोटोकॉल मिसिंग था कि कोई सीनियर लेवल का पर्सन उन्हें रिसीव करने आता टर्मैक पे, वो मिसिंग था। फिर ब्लिंकन की फोटोज आती है क्राउन प्रिंस जो है एमबीएस उनके साथ, जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, तो पीछे अमेरिका का फ्लैग नहीं है। सऊदी हाँ अरेबिया जी, का हाँ हाँ, वो फ्लैग है, मैंने नोटिस किया था, सही है। सऊदी अरेबिया का फ्लैग है लेकिन अमेरिकन फ्लैग नहीं है। हम्म। फिर ब्लिंकन जाते हैं चाइना, वहां पे भी एयरपोर्ट पर कोई कारपेट नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, रिसीव करने कोई सीनियर ऑफिशियल नहीं आया, किसी जूनियर को भेज दिया गया। वहां पे जब वो बात करते हैं तो वांगी से मिलते हैं और जिनपिंग से मिलते हैं, वहां पे भी अमेरिकन फ्लैग मिसिंग बैकग्राउंड में। फिर उनको कोई ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं मिली चाइना में। फिर वहां से उनको भेज दिया गया यूएस एम्बेसी इन चाइना, जहां पे पीछे उन्होंने अमेरिकन फ्लैग रख के अकेले बोले जा रहे हैं नो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक। और इससे पहले हम देखते हैं कि सारे अमेरिकन कॉर्पोरेट बिगीज चाइना विजिट किए, उन्होंने जो भी नेगोशिएशंस किया, कुछ जो डी रिस्किंग और डी कपलिंग की बातें आना शुरू हो गई। और अभी न्यूज आ रहा है कि फॉक्सकॉन तो पूरा एम्प्टी कर रहा है वहां से, माइक्रोन तो ऑलरेडी निकल गया। तो बिल्कुल वैसे इंडिया में जितनी भी विजिट्स हुई, जहां पे हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के जितने भी हेड्स आए, तो उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो विजिट हुई, उनके पास कॉन्क्रीट प्लान्स थे इंडिया में ऑपरेशन शिफ्ट करने के लिए। ठीक। डील्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास। और जो इंडिया हेड है बिजनेस के, उनको भी मीटिंग में साथ में लेके आए थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने। फिर जब ये सारे कॉर्पोरेट वाले बिगीज वापस गए यूएस, तो उन्होंने ना सिर्फ ले ऑफ्स अनाउंस किए, वहां की ऑफिसेज भी कुछ वेकेट की। तो ये जो जियोपॉलिटिकल मूव्स चल रहे हैं, जहां पे डी रिस्किंग और डी कपलिंग की बात चल रही है चाइना के साथ, और जिस प्रकार का कोऑपरेशन वो देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इंडिया में,
तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है कि थ्रू दिस डिकेड आप पाएंगे कि बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज वेस्ट की यहाँ आके शिफ्ट और सेटल होगी। और जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं, हमने पाया कि कैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और रॉकेफेलर फाउंडेशन में भी एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हेड बन चुके हैं। अभी अभी रिसेंट मूव्स में ये सब हुआ है। तो क्लियर पता चल रहा है कि वो सारे बिजनेसेस जिन्होंने फ्यूचर में सरवाइव करना है या ऑपरेट करना है सक्सेसफुली, उनकी उनकी मैनेजमेंट की लीडरशिप व्हाइट से लेके एनआरआई के हैंड्स में जा रही है। और बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर एनआरआई से फिर रेजिडेंट इंडियंस के हाथ में आए यहाँ ऑपरेशंस कंसिडरेबली एक बार शिफ्ट होने के बाद। तो ये पूरा एक कॉरपोरेट का इंटरेस्ट बन चुका है इंडियन इकोनॉमी में, जो अब अनस्टॉपेबल है। तो कुछ हमने ये विजिट से कुछ लोग हमने पाए कि जिनके पेट में दर्द हो रहा है यहाँ भी, और कुछ लोग वहां भी है वेस्ट में जिनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ओबामा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और और ये जो भी चेंजेस चल रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंपोनेंट, भले ही मैं कुछ न्यूज सुन रहा हूं जहां पे बोल रहे हैं कि ये तो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है अगर ट्रांसफर हो भी गई, पर इन्हें ये नहीं समझ आता कि एक डाउनस्ट्रीम लर्निंग होती है किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, जिसके बेस पे फिर आप अपना बिल्ड कर सकते हो, आपको नेक्स्ट जनरेशन का अगर बिल्ड करना है तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। ठीक, तो ये जिस प्रकार की डील्स और जिस प्रकार से उनको दिया गया है वहां पे रिस्पेक्ट, और वो भी प्राइम मिनिस्टर, मैं अभी पढ़ रहा था कुछ सोशल मीडिया पे, बता रहे थे कि वो पाकिस्तान एयर स्पेस से होके, रशियन एयर स्पेस से होके यूएस पहुंचे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत सारी सिंबोलिज्म है ये विजिट्स का, क्योंकि इंडिया रशिया रिलेशन का भी एक क्रिटिकल पार्ट आता है जहां पे हमें यहाँ पे कुछ नरेटिव्स चलाए गए कि आपको नेटो प्लस का दर्जा ऑफर हो रहा है। तो मुझे जी लगता हाँ। है कि वो उनकी उनकी लोकल ऑडियंस के लिए था ये, क्योंकि अगर 60% अगर आपका अभी भी स्टॉक रशियन बेस्ड है और अगर आप नाटो की बात चला रहे हैं तो मतलब बिल्कुल कुछ दिमाग में आपके प्रॉब्लम होना चाहिए। तो अगर ऐसे हम भारत ने तो मना कर दिया ना, वो तो डॉक्टर वो तो चंद्रशेखर होना ही था। जयशंकर ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई वी अप्रिशिएट देयर जेस्चर, हाँ, लेकिन पर वो टेम्पलेट में हम फिट नहीं होते। उसमें हम फिट नहीं होते टेम्पलेट। हाँ, क्योंकि ये अलायंस का संजय जी, जो मेरा रीडिंग है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष बोस वाली फाइल्स एक्सेस की है, मुझे लगता है तब से उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा ऑफिशियली कि रशिया और यूएस दोनों एलाई वर्ड ऑफिशियली कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे इंडिया के लिए, जिसके चलते आप देख पाते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर, स्पेशल पार्टनर, ऐसे वर्ड्स कॉइन किए गए जयशंकर जी के द्वारा। तो ये अलायंस सिस्टम जो ग्रुपिज्म वाला मामला है, कॉलोनियल वाला, कि मेरा ग्रुप हो गया फिर एक ऑपोजिट ग्रुप है, तो इसमें इंडिया कभी फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि वॉशिंगटन में एलाई का जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हाइट हाउस से जो ऑर्डर निकला सबने मानना है। तो बिल्कुल इंडिया में ये इंडिया के साथ फिट नहीं होगा। अच्छा, और फिर अमेरिका का जो रोल रहा है अभी तक लास्ट 40-50 इयर्स का अगर आप देखते हैं, तो क्योंकि मुझे कुछ लोग पूछते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में, अच्छा इंडिया क्यों नहीं बना पाया ऐसी टेक्नोलॉजीज, तो मैं उनको बताता हूं कि अगर हमारे पास भी प्रिंटिंग मशीन होता तो हम भी बांट लेते थे बिजनेसमैन को पैसे हर रोज, और कुछ ना कुछ इनोवेशन हो जाता। अच्छा, एक डेटा है जहां पे बताते हैं 1500 से ज्यादा साइंटिस्ट मार दिए गए, और इसमें किसी में भी एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जिसमें चाइनीज हैंड पाया गया हो। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किसका क्या रोल रहा होगा। फिर उसके अलावा जिस तरह से बाकी सारे सेक्टर्स तबाह कर दिए गए, डॉलर वाली, फियाट डॉलर वाली सैलरी लेवल्स आईटी सेक्टर में दे के, जहां पे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर बना है तो उसके बावजूद वो आईटी वाला वर्क कर रहा है, क्योंकि वो फियाट डॉलर वाली वहां से फेडरल रिजर्व की प्रिंटिंग मशीन से वो सैलरी लेवल्स मिल रही है। तो बाकी सारे सेक्टर में से टैलेंट को आर्टिफिशियली हटा के आईटी सेक्टर के कूली जॉब में लगा दिया गया लास्ट
लास्ट 20-30 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो फेड का जो रोल रहा है फेडरल रिजर्व का, बहुत ही बदमाशी वाला, जहां पे कुछ ई कॉमर्स सेक्टर भी जिनको वहां से फंडिंग दी गई कि आप कॉस्ट से कम में बेचें, और उससे सारा पूरा जो रिटेल ऑफलाइन शॉप का ट्रेड था वो सारी कंट्रीज में डिस्ट्रॉय किया गया, ना सिर्फ इंडिया, सारी कंट्रीज में ये किया गया कि आप ऑनलाइन जो है कॉस्ट से कम में बेचें तो ऑफलाइन शॉप धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेके बैठते हैं और यहाँ से फेड से, वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली से डायरेक्ट फंडिंग मिल रही है वेंचर कैपिटलिस्ट की। तो ये पूरा एक बहुत ही चीप सा रोल रहा है, जहां पे 30-40 इयर्स का जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है, जिसके चलते कभी कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं हो पाई यूएस के साथ, क्योंकि सुबह बोलेंगे वी आर अ स्पेशल पार्टनर, दोपहर तक आते आते सैंक्शन की लैंग्वेज आ जाती है, और शाम तक होते होते बोलते डील करनी नहीं करनी। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप वाला जो रोल रहा, और 1971 का तो सभी को पता है कि फ्लीट यहां तक आ गई थी, इंडियन ओशन तक। तो इसके चलते कभी कोई उस तरह की पार्टनरशिप नहीं हो पाई जो हम एनविसाज करते हैं। लेकिन आज जो है जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है कि जब डी डॉलराइजेशन पे हम देखते हैं कि कमोडिटीज पेग्ड करेंसी पे वर्क चल रहा है, तो रशिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। ये तो आईएमएफ का लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक। और जो आगे हम देख रहे हैं कि इंडिया को जो बताया गया है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर दिस रीजन, जहां पे हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया से लाओस कंबोडिया तक, तो अगर वो पूरा केपेक्स हम सारी स्मॉल कंट्रीज के साथ शेयर करने वाले हैं, तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी लगनी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये डील्स के बेस पे, यूएस वाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट प्रोडक्शन के बेस पे ये सिक्योरिटी कवर होना है, ठीक। तो बहुत ज्यादा इंडिया रशिया का जो ट्रेड है वो अब नॉन डिफेंस में जाएगा, और बहुत ज्यादा इंडिया यूएस का जो ट्रेड है वो ये डिफेंस और टेक्नोलॉजी वाले डोमेन में जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ्लिप होने जा रहा है, और उसका कारण भी यही है जो डी डॉलराइजेशन प्रोसेस हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं। और बहुत ही सिंबॉलिकली प्राइम मिनिस्टर मिले हैं रे डालियो से। रे डालियो जो है वो जाने माने हैं डी डॉलराइजेशन पे, स्टार्टिंग से बता रहे हैं, राइट, बहुत टाइम से। और दूसरे जो है नासिम तालेब, जो ब्लैक स्वान थियोरी, ब्लैक स्वान इवेंट में मानते हैं कि अचानक कभी भी क्राइसिस आ सकता है। तो बहुत बहुत ज्यादा सिंबोलिज्म है ये विजिट में कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होने जा रहा है, और इसके अंदर इंडिया का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। आज जब मैक्रोन सामने से मांग रहे हैं इनविटेशन ब्रिक्स समिट का, और रशिया बोल रहा है कि नहीं आ सकते, वो फ्रांस नहीं आ सकता, और फ्रांस पुश कर रहा है इंडिया को कि कैसे भी इनविटेशन लाके दो, ठीक। तो यहाँ पे एक सेंटिमेंट बन चुका है ब्रिक्स प्लस और पूरे ग्लोबल साउथ में कि वेस्ट को अब डिसीजन मेकिंग रोल नहीं देना है जब हम नया वर्ल्ड डिजाइन करने बैठने वाले हैं। तो अगर वेस्ट ने ज्वाइन करना है तो एक बार फ्रेमवर्क बन जाएगा, उसके बाद फॉलोअर वाला रोल मिलेगा, ठीक है। तो इसी के चलते मुझे नहीं लगता कि मैक्रोन को वहां ब्रिक्स समिट में आने दिया जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर रशिया ने डाला है कि उन्हें आप नहीं बुला सकते। तो वो बनना चाह रहे थे पहली वेस्टर्न कंट्री जो ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करे। तो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और जो विजिट है ये एक तरह से बहुत ही हिस्टोरिक है, क्योंकि इट्स लाइक अ बिगिनिंग ऑफ handover of a global power role to India by those companies। क्योंकि वो हम जानते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में कंपनीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिसी मेकिंग में। तो जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के पेट दर्द हो रहा है, बिल्कुल वैसे वहां भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में काफी कुछ हैं जिनको पेट दर्द हो रहा है। और पिछले 3 महीने से वो जितनी भी लेडी एम्प्लॉइज थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, जो जब चाहे लेक्चर देती थी ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी पे, वो पिछले 3 महीने से दिखाई नहीं दे रही है स्टेज पे।
तो जो जिस प्रकार के चेंजेस चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑफिशियली अब कभी भी आप पाएंगे कि यूएस से इस तरह से ऑफिशियली तो स्टेटमेंट नहीं आएंगे। जो बार बार वो पोक करते थे ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटी वाले रिपोर्ट्स निकाल निकाल के, ऑफिशियली तो अब नहीं आएगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पेंटागन ने का प्रेशर था कि 100% टेक ट्रांसफर वाली डील करनी है, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बोल रहा था कि मैक्सिमम 80% तक कर सकते हैं। तो देखते हैं फाइनली क्या आता है फाइनल वाले में। लेकिन द फैक्ट इज के रेसिस्टेंस है इंटरनल फैक्शंस का, जो नहीं चाहते इस हाई लेवल की पार्टनरशिप, लेकिन कंपनीज डिसीजन ले चुकी है। क्योंकि आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जो आप यू कैन से कि दे कॉल ऑल द शॉट्स, राइट, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अगर इनका मार्केट एक्सेस चला जाता है बहुत बड़ा, मतलब आज हम 50% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के, अगर ब्रिक्स प्लस मिला दें तो और ज्यादा हो जाएंगे, हाईएस्ट कंट्री राइट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर इतना बड़ा मार्केट एक्सेस छूट जाता है इन कंपनीज का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंपैक्ट होगा। तो ये कंपनीज क्लियरली अलाइन कर चुकी हैं दिल्ली के साथ। किसी को पसंद आए ना आए वो अलग बात है। रशिया इज गोइंग टू बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। वो किसी को डाइजेस्ट हो ना हो अलग बात है। और फिर आर्कटिक मेल्ट होगा, उसमें से जो खजाना निकलेगा और नया सी लेन्स, तो रशिया तो 2045-47 तक तो इट्स गोइंग टू बी द रिचेस्ट कंट्री। नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो अलग बात है, बट दैट इज अ फैक्ट। एक बात और बताइए, ये आपने पॉइंट आउट किया था कि अमेरिका जो है वो खुद भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा, और अभी इन्होंने जैरेड बर्नस्टाइन को अपॉइंट किया है इनकी एडवाइजरी कमेटी में। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे के जस्ट पहले करना, ये क्या इससे लिंक्ड है या इट हैज़ नो लिंक्स? सो ये मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था कि ये बंदा जो है, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं डी थ्रोन किंग डॉलर करके पास्ट में 2014-15 ऑनवर्ड्स। तो खाली एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं एक्सपर्ट्स वेस्ट में जो सच में मानते हैं कि यूएस डॉलर एक बोझ बन चुका है, जो आरसी स्टेटस जो उनको मिला है, क्योंकि हर जगह आपको ग्लोबल पोलिसिंग करनी पड़ती। तो ये बंदा, वो जो उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी की टीम है उसमें मेंबर था, अब जो है वो चेयर हो चुका है। मतलब 14 जून को व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया अपॉइंटमेंट। तो ऐसे एक्सपर्ट्स ना सिर्फ ये हैं, काफी मूवमेंट्स हैं। आप पाएंगे कि अभी अभी न्यूज आ रहा था कि जेपी मॉर्गन के 47 मिलियन ईमेल्स डिलीट हो गए। रिटेल 47 मिलियन? बैंकिंग, 47 मिलियन रिटेल बैंकिंग के। अब बड़ी कोइंसिडेंस सी बात है संजय जी कि जेपी मॉर्गन के जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो 1999 से लेके 2002 उस पीरियड में भी डिलीट हो गए थे। और वो जो था वो यूरो करेंसी का लॉन्च था, जो सबसे पहला डी डॉलराइजेशन था। और 2002 में डॉट कॉम क्रैश हुआ उसकी वजह से। तो तब भी ऐसा हुआ था, और अब इस बार 2018 से लेके 21 तक का ईमेल्स, 47 ईमेल्स डिलीट हो गए, 47 मिलियन ईमेल्स डिलीट हो चुके हैं, जिसका फाइन उन्होंने भर दिया। बहुत बड़ी कोइंसिडेंस की बात है कि तब पहला डी डॉलराइजेशन चल रहा था 1999 से 2002, और ये फाइनल वाला चल रहा है। तो कुछ बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो क्लियर पता चलता है। और अब ये जैरेड बर्नस्टीन, now he is the chair of the economic advisors, chief of the economic advisors, right, for the government। तो इनका तो मानना ही है कि डी थ्रोन यूएस डॉलर, किंग डॉलर। तो ये हम तो नहीं बता रहे, ये तो जो पब्लिक रिकॉर्ड्स में क्लियर दिख रहा है उसकी बात है। तो बहुत सारी मूवमेंट्स क्लियर हैं। और जो एक बात हुई थी कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया था इसको भी, कि डी डॉलराइजेशन कंप्लीट होते होते, जैसे मुंबई लोकल से लोग ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल वैसे इंडिया और यूएस के बीच ट्रैवल करेंगे। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि 2 नई कॉन्सुलेट ओपन हो रही है, अहमदाबाद और बैंगलोर। और जिस तरह का एक्सचेंज रेट डी डॉलराइजेशन के बाद होगा, इंडियन कॉन्सुलेट सिएटल में। हाँ,
और जिस तरह का पूरा एनवायरनमेंट होगा नए फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला आफ्टर डी डॉलराइजेशन, तो बिल्कुल भर भर के लोग जाएंगे और आएंगे और वो सब चलता रहेगा। आपने तो $1 3 रुपए के बराबर प्रेडिक्ट कर रखा है ना 2030 तक, हाँ 2029। 2029। हाँ अच्छा चलिए अब थोड़ा निटी ग्रिटी देख लेते हैं। उससे पहले हाँ दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और हमें हमें आप अपने पत्रम पुष्पम से फाइनेंशियल असिस्टेंस से भी अनुग्रहित करें। तो ये बताएं, जो हम देख रहे हैं, जो जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी हुआ है वो, उसमें 6 उसके अलग अलग सेक्शंस हैं। और पहला सेक्शन टेक्नोलॉजी का है, दूसरा सेक्शन डिफेंस पार्टनरशिप का है, तीसरा सेक्शन क्लीन एनर्जी का है, फिर उसके बाद सेक्शन जो है वो है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का, उसके बाद ग्लोबल ग्रोथ का एक सेक्शन है उसमें, और फाइनल सेक्शन उसमें फिर है एम्पावरिंग पीपल एंड गुड हेल्थ फॉर एवरीवन। तो इसमें विशेष आपको क्या लगता है, व्हाट आर दी स्पेशल टेक अवेज इसमें, ये जो 6 जो उन्होंने अलग अलग जो सेक्शंस बनाए हैं उसमें? क्योंकि टेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ें कही गई हैं उसमें, आपके इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात हुई है, उसमें स्पेस की बात हुई है, सेमीकंडक्टर्स की बात हुई है, और साथ में एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब की बात हुई है। तो इसमें आप इसको कैसे देखते हैं, और फिर आगे जो डिफेंस पार्टनरशिप है उनके बारे में बताएं। तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में जो ये नया इनिशिएटिव है, जिसको क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी बोला गया है, और वो जो नेगोशिएशंस पहले से ही इसके स्टार्ट हो गए थे, तो इसमें बात हो रही है कि म्यूचुअली हम कैसे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और कौन से नए नए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जो इसके पाथवे पर वर्क करेंगे। तो इसके लिए जैसे स्पेस की अगर बात हो गई, तो नासा और इसरो के बीच जहां पे स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो मतलब वो इमीडिएट बात हो रही है, एट द एंड ऑफ 2023 वो कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे ये भी बात हो रही है कि इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी है 2023 वाली, उसके साथ कोलैबोरेट किया जाएगा और इंडियन प्राइवेट सेक्टर को यूएस की वैल्यू चेन के साथ इन्वॉल्व किया जाएगा। जिसका मतलब है कि स्पेस मिशन जो ज्वाइंट स्पेस मिशन भी हो सकते हैं, और लूनार मिशन में जहां पे यूएस वर्क कर रहा है, उसकी उसकी जो भी लर्निंग है उसकी शेयरिंग और वो भी हो सकती है। जहां तक आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तो बात हो ही रही है। उसके अलावा इंट्रा एजेंसी लेड स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग की बात हो रही है, राइट। तो जहां पे खाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, एक हाई टेक्नोलॉजी कॉमर्स के लिए पूरे नए वेज एक्सप्लोर किए जाएंगे। जहां तक सेमीकंडक्टर की बात है, तो आपने जैसे देखा कि माइक्रोन तो है ही जो गुजरात में अभी प्लांट लगाएगा, जिसको असेंबली और टेस्टिंग वाला फैसिलिटी बनाया जाएगा फॉर दैट सेमीकंडक्टर चिप्स। तो वो यहाँ सानंद के आसपास वो लगना है वो प्लांट, तो उस पर स्टार्ट हो जाएगा। $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बता रहे, 5,000 से 15,000 के बीच कम्युनिटी और डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years, खाली एक प्रोजेक्ट पे। अच्छा, दूसरा जो लैम रिसर्च करके प्रपोजल है, जहां पे 60,000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाएगा फॉर द सेमीकंडक्टर एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट गोल। तो उसके लिए अप्लाइड मटेरियल्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेगी अराउंड 400 मिलियन। तो ये कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग की बात हो रही है, क्योंकि अब बहुत क्लियर है, एंटिसिपेट किया जा सकता है कि ताइवान पे कभी भी कुछ एक्शन हो सकता है। तो बाकी के वर्ल्ड ने ये सब प्रिपरेशन करने पड़ेंगे इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है ये टेक्नोलॉजी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए। उसके अलावा जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है फॉर एडवांस टेलीकम्युनिकेशन। तो 5G 6G टेक्नोलॉजीज है, उसके ऊपर के वाले की बात हो रही है, जहां पे इंडिया का भारत 6G अलायंस है और यूएस का नेक्स्ट जी अलायंस, इन दोनों के कोलैबोरेशन की बात चल रही है, ठीक। उसके अलावा जो लीडर्स हैं उन्होंने बात करी है यूएसआरआईपी और रिप्लेस प्रोग्राम, जहां पे एंडोर्स किया जाएगा 6G नेटवर्क के लिए
उसके जो स्टैंडर्ड कोऑपरेशन और फैसिलिटेशन ऑफ चिपसेट्स, इसके ऊपर बात हुई है। उसके अलावा आप जानेंगे इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की बात हो रही है, क्योंकि अभी हमने जो क्वांटम मिशन जो मोदी जी ने लॉन्च किया, अबाउट 6,000 करोड़ के उसके अंदर प्रोविजन है, तो उसके अंदर भी अब यूएस के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तो दोनों ने $2 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम फॉर अंडर इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडाउमेंट फंड डिक्लेयर किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी दोनों पे वर्क करेगा। ठीक। इसके अलावा जो बात हो रही है इंडियन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, इनके साथ कोलैबोरेशन होगा फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स एंड सिक्योर ट्रस्टवर्दी साइबर स्पेस, क्योंकि आप जानेंगे कि जितना जितना हम डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे उतने ज्यादा साइबर अटैक्स होने हैं। अभी अभी न्यूज आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान मिलके कुछ साइबर फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स एंड ऑल। तो उस पर भी कोलैबोरेशन की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खाली एजुकेशन नहीं, उसके कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, और अगर डिस्क्रिमिनेशन बायस होता है वर्ल्ड ट्रेड में तो उसके मिटिगेशन के लिए भी दोनों की पार्टनरशिप की बात हो रही है। इसके लिए गूगल जो है प्रपोज कर रहा है $10 बिलियन इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, ठीक है, फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। एआई रिसर्च सेंटर की बात कर रहा है गूगल, जो सपोर्ट करेगा अबाउट 100 इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये सारे टेक्नोलॉजी फ्रंट पे है जहां पे पार्टनरशिप की बात हो रही है। जहां तक डिफेंस का सवाल है तो उसमें जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंडस्ट्रियल डिफेंस कोऑपरेशन, 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग है, उसमें कंसल्टेशन कंटिन्यू रहेंगे। बता रहे हैं फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो गई है, और पहली बार इंडिया के मिलिट्री लाइजन ऑफिसर्स जो हैं वो यूएस कमांड्स में उनकी पोजीशन रहेगी। मतलब एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा उनके कमांड्स के साथ। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। मतलब कल को आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर पीओके पर कुछ अटेम्प्ट हो रहा है एंड यूएस कमांड्स आर हैविंग दोज इंडियन लायजन ऑफिसर्स इनसाइड, तो उसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस को, आप समझ सकते हैं। तो उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का पूरा एक रोड मैप बना रहे। जी का जो इंजन है वो तो हमने बात अभी स्टार्टिंग हाँ, में ये की। मैं इसी पे आ रहा था कि जो डिफेंस कोऑपरेशन वाली जो बातें हैं और जो डिफेंस कोऑपरेशन की बातें हुई हैं, और आपने जो भी कहा, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रवाना हुए हैं यूएस को, उसी दिन भारत में थिएटर कमांड्स का भी अनाउंसमेंट हो गया था। तो अब भारतीय मिलिट्री जो है वो अमेरिका की तरह और चाइना की तरह थिएटर कमांड्स भी ऑपरेट करेगी। तो ये इसके साथ में जो डिफेंस कोऑपरेशन है, और उसमें जो दो बहुत बड़े मुझे लगता है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी सारी की सारी काम करती रही चाइना में, चाइना को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी वहाँ पर शेयर नहीं की, जो वो भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गए हैं। और जिसमें अच्छा, आपके डायरेक्ट सेल भी है MQ-90B रीपर ड्रोन जो है उसकी, और साथ में जो जॉइंट प्रोडक्शन है और जो बाकी और सप्लाई लाइंस इत्यादि हैं जिनकी बात हुई है, मुझे लगता है कि दिस कैन बी द बिगेस्ट टेक अवे। आपको क्या लगता है? बिगेस्ट टेक अवे है ही। और जो उनके दोनों हाउसेज है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, दोनों ने लेजिस्लेशन पास कर दिया है फॉर फास्ट ट्रैक वेपन सेल्स टू इंडिया। तो उनका जो आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है उसमें आज इंडिया को इक्वल फूटिंग दे गई जो उनके बाकी सारे नेटो एलाइज हैं उस स्टेटस के लेवल की। मतलब वो सारी टेक्नोलॉजी अब पास ऑन हो सकती है इंडिया को। तो इस पर लेजिस्लेशन पास हो चुका है, राइट। तो बहुत बड़े चेंजेस दिख रहे हैं कि ये पार्टनरशिप लंबी चलेगी। और यहां से जो दिख रहा है कि अब यू टर्न का कोई स्कोप नहीं है। मतलब आप कुछ माइनॉरिटी या ह्यूमन राइट्स पे कमेंट करके वापस विड्रॉ नहीं कर सकते, जिस प्रकार की ये कोलैबोरेशन आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि एक बार जब कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो आपका स्टेक लग जाता है। इनका स्टेक लग चुका है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, डिसीजन मेकिंग बनी रहे, क्योंकि ये सब डील्स की इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा
तब से लेके प्रोडक्टिविटी और आउटपुट और प्रॉफिट्स रियलाइज करने तक, क्योंकि जब ये इंजिन्स बनेंगे तो खाली इंडिया के लिए नहीं बन रहे, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है तो खाली इंडिया के लिए नहीं हो रही, ठीक। तो अब इनको एमआरओ लॉन्ग एमआरओ भी टर्म, सेटअप करने की बात हो जी गई है। जी हाँ। जी, तो इनको अब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट होगा इंडिया के। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल चेंज है कि अब आपको आपके पैसे लग चुके हैं, अब आपको मेंटेन करनी पड़ेगी इंडिया की स्टेबिलिटी में, आपका स्टेक लग चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और तो ये जो हिस्टोरिक पूरी विजिट। लेफ्टिस्ट लॉबी है जो राहुल गांधी को सपोर्ट करती है, वो फिर क्या करेगी? ये लोग रोते रहेंगे बिल्कुल, इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी टोली जो मिली है आज बिहार में, पूरा चोर बाजार वहां पे इकट्ठा हुआ है और सोच रहा है कि कैसे कैसे कंटिन्यू करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल। तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है उनको, क्योंकि ये अब जो है कि एक स्टेक लग चुका जियो पॉलिटिकल इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पावर में। जी हाँ, हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बाकी जो और जो क्षेत्र है, क्लीन एनर्जी को तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं, वो लंबा टॉपिक है। और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस तो हम देख ही रहे हैं, आपने बात करी ली उसके बारे में। तो ये ग्लोबल एक ग्रोथ जो, आर्टिमिस, इसमें जो एक ग्लोबल एक ही ग्रोथ की कवर जो बात करना आई था है। संजय जी, क्या? स्पेस स्टेशन वाला, कि जी इंडिया यूएस एस्ट्रोनॉट मिशन टू स्पेस स्टेशन, वो बोल रहे नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ इन दिस न्यू डील, मतलब अगले ही साल। तो ये जो आर्टिमिस अकॉर्ड साइन हुए हैं इंडिया यूएस के बीच, तो अमेरिका का एक एफर्ट है कि ह्यूमन सेटलमेंट होना चाहिए मून पे बाय 2025। तो ये आर्टिमिस डी अकॉर्ड्स में जितनी कुछ 20 जितनी कंट्रीज हैं उसमें अब इंडिया शामिल हो चुका है इनके साथ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट जो फ्यूचर फ्रंटियर्स हैं उसके हिसाब से। ग्लोबल ग्रोथ की जो बात की है, एक पूरा का पूरा एक चैप्टर इसमें ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर है। तो ग्लोबल ग्रोथ के हिसाब से जो हमारा जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है, उसको भारत की क्या आवश्यकता पड़ रही है? तो सबसे पहले तो उनके बर्थ रेट्स फॉल हो रहे हैं यूएस में, सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज में। तो इंडियन टैलेंट की बात हो रही है, जहां पे वो H1B पे तो अब शुरू हो गई है बात कि वो कैसे डील देने वाले हैं। तो उनको टैलेंट की तो रिक्वायरमेंट है ही। दूसरा जो उनके एजुकेशन सेक्टर है उसके साथ कोलैबोरेशन की बात हो रही है, इंडियन एजुकेशन सेक्टर का, मतलब वो टैप करना चाह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम फ्रॉम द एजुकेशन लाइन इटसेल्फ, राइट। मार्केट में आए उससे पहले से ट्रेनिंग उस हिसाब से देनी है जो मार्केट में सर्व कर सके। तो ये जो ग्रोथ की बात हो रही है कि जहां पे एक एक सेक्शन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जहां पे ना सिर्फ नए रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, उसकी जो डेवलपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके ऊपर एक नया लीगल फ्रेमवर्क भी बनेगा। तो उन सब में पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा जो ग्रोथ वाला पार्ट है विच इज द मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने बताया कि इनके बर्थ रेट्स फॉल हो रहे हैं, टैलेंट की कमी है, और वेस्टर्न फैमिलीज जो फियाट डॉलर के इफेक्ट से पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जहां पे एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अभी मैं न्यूज देख रहा था कि स्मॉल स्कूल्स आर शटिंग डाउन क्योंकि एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये इस पर इंडिया के साथ कोलैबोरेशन, बिकॉज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इंडियन एजुकेशन इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, तो उसमें उनको उस प्रकार का कोलैबोरेशन चाहिए। दूसरा मैं देख रहा था कि जितने ये डील्स हुए हैं जहां पे कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हैं, बोल रहे हैं कि अमेरिकन टैलेंट भी यहां रहने आने वाला है इन इंडिया, तो उनको फैसिलिटेशन देने की भी बात हो रही है यहाँ पे। तो ना सिर्फ इंडियन टैलेंट गोइंग देयर, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो टैलेंट पाइपलाइन वाली, पाइपलाइन में इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ इज देयर, राइट। इट इज टू वे नॉट वन वे ट्रैफिक। तो ये बहुत सारे आप देखेंगे कि वेस्टर्न लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि जब ग्रोथ और प्रॉफिट्स की बात हो रही है और अगर ऑपरेशंस यहाँ शिफ्ट होने हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टैलेंट की वजह से, तो बोथ बोथ इकोनॉमीज आर गोइंग टू बेनिफिट। क्योंकि एक आपको क्लियर बात है कि इंडिया ने क्लियर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने उनकी स्पीच में
जो यहाँ से इंटरव्यू उन्होंने दिया था जाने से पहले, कि हम किसी कंट्री का रिप्लेसमेंट नहीं बन रहे, तो वी आर नॉट गोइंग टू बिकम द चीप लेबर विच चाइनीज वर। तो चाइनीज ने जिस तरह से एक्सपोर्ट्स किया वेस्ट को, राइट, डॉलर रेफरेंसिंग पे, वो हम नहीं करने वाले। तो वो जो एक पूरी बात चली वेस्ट में कि चाइना से सप्लाई चेन्स हटा के चलो इंडिया में लेके जाते हैं, तो उसका उन्होंने वहीं पे खंडन कर दिया कि वो चीप एक्सपोर्ट्स वाला आप भूल जाएं, दैट एरा इज ओवर। क्योंकि जब डॉलर की रेफरेंसिंग और इनवॉइसिंग नहीं होगी तो वो चीप एक्सपोर्ट रहेगा कहां से। तो सीधी सी बात है कि अब म्यूचुअल पार्टनरशिप और म्यूचुअल ग्रोथ की बात चल रही है, नॉट वन साइडेड या लॉप साइडेड ग्लोबलाइजेशन। तो उस पर से हम आगे चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये चेंज है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल, क्योंकि जब वेस्ट की अब रिक्वायरमेंट शुरू हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और सप्लाई चेन्स लगाने की, कि उनका परफ्यूम से लेके, उनका कपड़े से लेके, बेल्ट से लेके, वॉलेट से लेके, कारपेट से लेके, सब कुछ बाहर से आता है। तो डी डॉलराइजेशन के बाद जो एक्सचेंज रेट चेंज होंगे, उसके बाद उनको उसको मिटिगेट करने के लिए इंडिया का हेल्प लगेगा, वही मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स कॉस्ट इफेक्टिव वे में यूएस में भी बनाने के लिए। तो इट्स गोइंग टू बी अ म्यूचुअल वन। खाली एक इंडिगो का आप अगर सोच लें कि 500 प्लेन्स का ऑर्डर है, और आप तो जानते ही होंगे कि आज हमारे एयरपोर्ट्स की क्या हालत है, मतलब किस प्रकार से ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं हमारे एयरपोर्ट्स। जिस प्रकार का इकोनॉमिक बूम हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ रेलवे स्टेशन, राइट? आप तो जानते ही होंगे। जी हाँ, तो देखिए तो आजकल तो ये है कि अगर कहीं भी ऑप्शन हो तो आप रोड का ऑप्शन ले लो। मैंने तो दिल्ली तो भाई एयर ट्रेवल करना ही लगभग बंद कर दिया। तो वो 500 का ऑर्डर समझ में आता है, 500 प्लेन्स का। गेट दिस इकोनॉमी हैज द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट दैट 500 न्यू ऑर्डर। तो बहुत बड़ा कन्वर्जेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में अब होगा, जिसकी वजह से ये ग्रोथ की बात हो रही है। और एक तो नेचुरल टेंडेंसी है संजय जी के, हमारा अलायंस जो रशिया के साथ था, जो डिफेंस स्पेसिफिक, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज तो बहुत क्लियर है कि हमारा नेचुरल जो अलायंस बैठता है पीपल टू पीपल वाला, तो वो तो अमेरिकन के साथ बैठता है, वो तो फैक्ट है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, राइट? तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम जानते हैं कि वो अपोजिट बहुत सारे मूव्स रहे उनके लास्ट 30-40 इयर्स में, लेकिन द फैक्ट इज दैट वैल्यू बेस तो मैच करता है, ठीक? तो जब वो स्टेटस उनका जब नीचे जाने की कगार पर है, तो एक इंडिया का ही हैंड होल्डिंग पॉसिबल है। क्योंकि आप जो यूरोपियन यूनियन अभी देख रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ दिस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उनका जो इकोनॉमिक डेसिमेशन हो चुका है करेंसी और इकोनॉमी का, तो इंडिया के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है यूएस के पास टू कंटिन्यू जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ईयू तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और ईयू में भी जो मैं देख रहा हूं कि जब एक बार ये यूएस की कंपनीज का टेक ट्रांसफर, ये तो फर्स्ट वेव है संजय जी, दिस इज द फर्स्ट वेव ऑफ टेक ट्रांसफर। तो अगर कोई बता रहा है कि ये इंजन तो वो हो, ये तो डिकेड्स पुरानी टेक्नोलॉजी, क्या फर्क पड़ता है, दे दिया, तो ऐसी बात नहीं है। जब ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसके बाद जो जर्मनी, जापान और ईयू और यूके से जो टेक ट्रांसफर अब ऑफर होगा फ्रांस से, वो इससे हायर जनरेशन का होगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव टू compete इन दिस मार्केट। तो अगर मार्केट जीतना है तो और ऊपर की डील्स आपको ऑफर करनी पड़ेगी। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि बाय 2025 ये सारी कंट्रीज जो हैं, दे आर गोइंग टू लिटरली जंपिंग हियर इन दिस मार्केट। करेक्ट। ये बताएं कि अभी जो इन्होंने एक और भी अनाउंसमेंट किया था कल इस सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, और इन्होंने कहा था भाई WTO के डिस्प्यूट्स इन्होंने आउट ऑफ द फोरम सेटल कर लिए। अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो ये WTO का क्या फ्यूचर है? क्या ये मल्टीलैटरल फोरम कंटिन्यू रह पाएगा या केवल अब बायलैटरल FTAs ही चलेंगे?
देखिए संजय जी, ये जो ब्रिक्स समिट अभी जो होने जा रही है, इसके बाद आपको कमोडिटीज पेग्ड करेंसी वाला एक फॉर्मूला का कुछ कुछ हिंट वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद की जो डायरेक्शन है, जिसमें नेगोशिएशन शुरू होंगे कि पेग्ड करेंसी और फियाट करेंसी के बीच कैसे ट्रांजैक्शन हो सकता है, या व्हाट कुड बी द रेट्स, तो वो जो डिस्कशन है उसी पे ये सारी पुरानी मल्टीलैटरल बॉडीज का फेट डिसाइड होगा, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, या आईएमएफ हो। तो अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में आज हम चेंजेस देख रहे हैं कि एनआरआई हेड्स बन चुके हैं, तो जो मेरी जियोपॉलिटिकल रीडिंग जो मुझे समझ आती है कि ये तो क्लियर है कि ये बॉडीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वहां पे वो मैनेजमेंट में शिफ्ट आया है। तो अब अगर वो कंटिन्यू रहनी है और इस तरह से ब्रिक्स का अलग से एक फ्रेमवर्क बनने जा रहा है, जहां पे ऑब्वियसली इंडिया लीड कर रहा है उसमें भी, तो मुझे लगता है कि जो मैंने बताया कि ब्रिज वाला जो रोल है वो इंडिया का होगा। तो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और यूएन, ये चारों में जितने भी रिफॉर्म्स आने हैं, अब वो इंडिया के डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आगे चलेंगे, मुझे ये लगता है। और अभी मैं देख रहा था कि गिफ्ट सिटी में जो हमारे अडिया जी जो हैं, वो चेयरमैन बन चुके हैं यहाँ गिफ्ट सिटी में। तो वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर दैट दे हैड इन द टीम, इन द गुजरात टीम बैक देन, राइट। तो गिफ्ट सिटी में जिस तरह से अभी मैं देख रहा था, बैंगलोर से भी कुछ है बड़े कंपनीज जो लेके आ रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स गिफ्ट सिटी में। और जिस प्रकार के जो चेंजेस चल रहे हैं डेवलपमेंट के, 10,000 करोड़ इन अहमदाबाद एयरपोर्ट, 10,000 करोड़ 10,000 फॉर crore. 10,000 करोड़ फॉर अ सिंगल एयरपोर्ट, राइट। Okay. और 10,000 करोड़ फॉर 3 रेलवे स्टेशन, जिसमें से एक अहमदाबाद है। तो Okay. तो पता चल रहा है कि अगर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे लग रहा है, तो समथिंग ग्रैंड इज बीइंग वर्कड आउट। करेक्ट। हाँ, लेकिन वो तो आपके अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तो उससे तो वो कालूपुर का एरिया बेनिफिट होगा ज़्यादा। ट्रू ट्रू, बिग चेंजेस। चलिए, तो अ, अंत में आपका एक ओवरऑल असेसमेंट ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम दर्शकों से विदा लेंगे। जी, तो ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर की, इसके बाद जो मतलब मेरा प्रेडिक्शन है ये कि इंडिया रशिया के साथ बहुत बड़ी डील्स अनाउंस होगी बहुत जल्द। और ये जो डील्स होगी रशिया के साथ, इसमें होनी चाहिए पीपल टू पीपल टाइज वाली, मतलब यहाँ की अगर डिग्री है तो वो मानी जाएगी वहां पे, वहां की डिग्री है जो यहाँ मानी जाएगी, यहाँ के जो लीगल रेगुलेशंस है वो वहां माने जाएंगे, और वहां के जो लीगल रेगुलेशंस है वो यहाँ माने जाएंगे। तो कुछ ही महीनों में ये भी डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि अब नॉन डिफेंस वाला ट्रेड बढ़ने वाला है रशिया के साथ। तो उस डायरेक्शन में मेरा प्रेडिक्शन है कि इंडिया रशिया, और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर कुछ ही सालों में रशिया को ऑफिशियली रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर किया जाए, जिसको लीगल फ्रेमवर्क में बोलते हैं कि वहां का जजमेंट भी यहाँ माना जा रहा है, राइट, इन अ वे। तो वो स्टेटस भी मिल सकता है, क्योंकि यू आर टेकिंग बैक वन चंक विच इज डिफेंस। और वैसे भी यूक्रेन में जिस तरह से उनके सारे रिसोर्सेज लग चुके हैं, तो उनकी सप्लाईज वाली मुश्किल होने वाली है, डिफेंस की नई सप्लाईज वैसे भी। तो पार्टनरशिप ऑफ डिफेंस में पूरी अब वेस्ट ये की ओर बढ़ेगी, और ये कब तक रशियंस उलझता को। रहेगा ये यूएसए जो है यूक्रेन में? हाँ, यूएसए यूक्रेन में कब तक उलझता रहेगा? ये जब तक वेस्टर्न क्राइसिस का जो पूरा जो हार जो है वो पुतिन को पहना नहीं देते, पुतिन और शी जिनपिंग को, तब तक तो ये चलना है। तो जो भी है स्क्रिप्टेड, और फिर जो प्रेडिक्ट किया था मैंने कि रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो जेपी मॉर्गन और एक एंटिटी दोनों को अब मिल चुके हैं। तो जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर जो मैं बता रहा था कि डिफेंस डील्स होती है
रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और रिहैबिलिटेशन और ह्यूमैनिटेरियन एड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये तीनों से टैक्स पेयर्स के पैसे राउट करके कंपनीज के पॉकेट्स में आते हैं। तो वो अब शुरू हो गया है रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स वाला। तो इसलिए जल्दी खत्म होगा। होना चाहिए। हाँ, और मोदी जी ने बात भी करी है कि डिस्कशन से कंप्लीट करो इसको, राइट। तो देखते हैं, अभी तो जून चल रहा है। लेकिन उससे तो भारत को तो फायदा ही है ना, अब सस्ता तेल मिल रहा है और तेल एक्सपोर्ट करके करंट अकाउंट सरप्लस और जनरेट कर रहे हैं। वी हैव बिकम एक्सपोर्टर्स, राइट। तो वी आर नाउ करंट अकाउंट सरप्लस। तो रशिया, चाइना, इंडिया एंड यूएस, ऑल फोर आर बेनिफिटिंग, राइट, इन अ वे। तो ओनली यूरोप इज लूजिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज की ये चर्चा यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रेशियस इनसाइट्स के लिए। और मुझे आशा है कि दर्शक इस चर्चा को पसंद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।